बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिनों मैं छठी जमात में पढ़ती थी जब मेरी मंगनी ताया के बेटे रशीद से हो गई। 11 बरस की थी। इस उम्र में मंगनी के बंधन को लड़कियां कब समझती हैं, मगर हम उम्र रिश्तेदार लड़कियां, कज़न्स और सहेलियां कानों में कुछ ऐसी बातें डालने लगती हैं कि लड़की अपने मंगेतर को ख्वाबों में बसाकर इसके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाती है। मुझे भी ताया और पुप्पो की बेटियां रशीद के नाम से छेड़ती और मैं शर्मा जाती। कबले अज़ी मैं अपने मंगेतर से बहुत कम बात करती थी। मंगनी से कब भी मैं अपने मंगेतर से बहुत ही कम बात होती थी। रस्म के बाद तो और मोहतात हो गया। हमारे ख़ानदान का रवाज कुछ ऐसा था कि मंगेतर से ज़्यादा घुलना मिलना मायूब समझा जाता था। ताहम मेरा दिल चाहता कि रशीद से बातें करूं, मगर वो मुझसे ज़्यादा मोहतात था। जब हमारे घर आता तो दादी, अम्मी और दूसरे घर वालों से बातें करके चला जाता, लेकिन मेरी जानिब देखता भी ना था। हमारी मंगनी को 1 साल हुआ था कि ज़मीन के बंटवारे पे वालिद और ताया में कुछ खिंचाव पैदा हो गया। वालिद साहब जो कितना ज़मीन लेना चाहते थे, इसके करीब ताया का घर था, लिहाजा वो छोटे भाई को दूसरी जगह ज़मीन देने का कहते थे। लेकिन मेरे बाबा जान का इनको ये फ़ैसला कबूल नहीं था। वो कहते थे नहीं, मुझे यही चाहिए जो सड़क से ज़्यादा फासले पर है। दादी ने दोनों बेटों में सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों अपनी ज़िद पर ही अड़ गए। ताया कहते थे जिस किताए ज़मीन पे मेरी हवेली पहले से तामीर है, इसके इर्द गिर्द की अराजी पे मेरा हक बनता है, लिहाजा अकबी दरवाजे की अराजी सफ्तर को कबूल कर लेनी चाहिए। जिस हवेली में ताया क़याम पज़ीर थे, दरअसल वो दादा जान का था, जिसमें अब इनके सब बच्चे इकट्ठे रह के पले बढ़े। बाद में दादा जान ने अपनी हयात ही में दूसरा घर जो अकबी तरफ था वालिद साहब को दे दिया, जबकि बड़ा घर ताया के तसरुफ में था। दादा की वफ़ात के बाद बंटवारे का मरहला आया तो ये मसला पैदा हुआ। दादी किसी तौर पर भी अपने बच्चों में नफाक और झगड़ा नहीं चाहती थी, मगर जब बेटों में कोई भी अपने मुतालबे से दस्तबरदार ना हो रहा था तो वो बेचारी बेबस हो गई। वालिद साहब बड़े भाई से नाराज़ होकर अपने हिस्से की अराजी को बगैर कब्जे में लिए शहर कूच करने की तैयारी करने लगे। दादी नहीं चाहती थी कि बेटा इनसे कोसों दूर शहर जा बसे, मगर वो इन्हें रोक ना सकी और बाबा जान हमें लेके शहर मुंतकिल हो गए। इस तनाज़े के बाद मेरी और रशीद की मंगनी तोड़ने का बाकायदा ऐलान बाबा जान ने किया, न ताया ने। मगर ये मसला ऐसे ही पड़ा रह गया और रिश्तेदारों ने यकीन कर लिया कि दोनों भाइयों में झगड़े के बाद आपस में शादियां होना अब बहुत ही मुहाल है। बेशक सब रिश्तेदार हमारी शादी के इम्कान से मायूस हो गए, मगर मैं न हुई, क्योंकि मैं अपने मंगेतर को बहुत चाहती थी और मुझे अल्लाह पे यकीन था कि वो मेरी चाहत का ज़रूर भरम रखेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब एक हो जाएंगे, क्योंकि खून के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। दादी ताया के पास गांव में होती, कभी कभी शहर हमारे घर चंद रोज़ के लिए आ जाती। ताम इस शहर में ज़्यादा दिन क़याम करना अच्छा नहीं लगता था। वो जब आती मेरे वालिदैन को एक नसीहत ज़रूर करती थी कि देखो, तुम भाइयों का तनाज़ा इस सूरत हाल में हल हो सकता है कि अपने बच्चों की शादियाँ आपस में करोगे, लिहाजा मेरी नसीहत कह रख के रशीद की शादी आयमा से कर देना, क्योंकि इनकी मंगनी बचपन में ही हो गई थी। अपनों से ज़्यादा ज़मीन और जायदाद नहीं होती, भाई ही भाई के बुरे वक्त में साथी होता है। बुज़ुर्गों की ये नसीहतें अपनी जगह, मगर वक्त के अपने फ़ैसले होते हैं। बहरहाल दादी के वो बोल मेरे कानों में एक हसीन सच की तरह बस गए थे। वक्त तेज़ी से गुज़रता गया, इसके गुज़रने का पता भी न चला। मेरे छोटे बहन भाई भी बड़े हो गए। अब वालिदैन को मेरी और मेरी बहन की शादी की फ़िक्र सताने लगी। मुझे नहीं मालूम वालिदैन क्या सोचते थे, लेकिन मैं बचपन ही से अपने ख्यालों में मंगेतर को बसाए दुआ करती थी कि वो लम्हा जल्द आए जब ताया और बाबा जान की सुलह हो जाए और हम सब फिर से एक हो जाएं। एक दिन अचानक हमें ताया की बेटी की शादी का कार्ड मौसूल हुआ। इसकी शादी फूफो के बेटे से हो रही थी और फूफो के साथ हमारा कोई तनाज़ा न था। ज़ाहिर है इनके बेटे की शादी में हमारी शमूलियत ज़रूरी थी। हम लोग शादी में जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। मुझे ज़्यादा खुशी थी कि इस शादी में मुद्दत के बाद अपने मंगेतर को देखने वाली थी। फूफो का घर ताया के घर से ज़्यादा दूर ना था। हम शादी से चंद दिन पहले गांव चले गए ताकि फूफो की शादी के कामों में मदद कर सकें। जिस रोज़ हम वहां पहुंचे, इससे अगले दिन रशीद वहां आ गया। मैं इसे देख के हैरान रह गई। बचपन में देखा था वो तब भी हसीन था, लेकिन अब तो वो किसी मुल्क का शहज़ादा दिखाई देता था। मैं बस अपने ख्वाबों के शहज़ादे को तकती रह गई, जिसकी मोहब्बत को बरसों मैंने अपने ख्वाबों में संभाल के रखा था। इसने सादा सी सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी थी। इस सादा लिबास में भी वो क़यामत ढा रहा।
सोचा कितनी खुश नसीब हूँ कि इस जैसा हसीन व जमील मेरा मंगेतर है, और कितनी बदनसीब हूँ जो वालिद और ताया के झगड़े की बिना पे जुदाई की दो धारी तलवार हम दोनों के सिरों पे 8-9 बरस से लटक रही है। अल्लाह जाने कब ये तलवार अचानक गिरे और हमारे दिलों को पाश पाश कर दे। ये सोच के आंखों में आंसू भर आए जिस लम्हे में मैं महबूत होकर इस तक रही थी। इसने अचानक मुड़ के मुझे देखा और फिर खुद ही एक नज़र चुका ली। अम्मी अब्बू को सलाम किया, भाई से बात कर मुझे दोबारा देखे बगैर वापस चला गया। क्या बताऊं कि दिल की क्या कैफियत हुई, लेकिन ये खुशी थी कि इसने मुझे और मैंने इसे एक पल को देख लिया था। हमारा मिलाप शादी की सूरत में होने वाला था या नहीं, इसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को ना था। मेहंदी और शादी में वो फूफो के घर आता जाता रहा। शादी में आए रिश्तेदार लड़कियां इसे मुतासिर करने में मसरूफ़ रहीं, मगर इसने किसी को घास न डाली। शादी के दिन वो कई बार मेरे सामने आया, मगर मुझसे कलाम न किया। मैं मुंतज़िर रही कि वो मुतवज्जो हो तो बात करूं, खुद बात नहीं करना चाहती थी कि रिश्तेदार औरतें जो वहाँ मौजूद थी कहीं बातें न बनाएं। जब शादी का हंगामा ख़त्म हो गया, दुल्हन रुखसत होकर फूफो के घर आ गई और वलीमे को भी 2 दिन गुजर गए, तो दादी ने बरादरी के कुछ बुज़ुर्गों के दरमियान उन सब को बुला लिया और दोनों भाइयों के दरमियान सुलह कराने को कहा। इन लोगों ने वालिद और ताया को इकट्ठा बिठाया। नतीजे में नाराज़गी ख़त्म हुई और सुलह हो गई। भाई आपस में गले मिले और अल्लाह ने वो दिन दादी को दिखाया जिसके लिए उन्होंने 8 बरस दिन रात दुआएं की थी। सुलह के बाद ताया हम सबको अपनी हवेली में ले आए। हमें चंद रोज़ इनके घर क़याम करना था। दादी ने अगले दिन ही ताया के ड्राइंग रूम में अम्मी बाबा जान, ताया और ताई के हमरा मीटिंग की और मेरी और रशीद की शादी की बात छेड़ दी। कहा कि मेरे बच्चों, इन दोनों की शादी जल्द कर दो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ यहाँ देख कर ही जाऊँ। इस तरह मैं सुकून से मर सकूँगी। अम्मी जान, जो आप कहेंगी वैसा ही होगा, ताया और बाबा जान ने बैग सुबह होकर कहा। रशीद के सालाना इम्तिहान में 2 माह बाकी हैं। यह तालीम मुकम्मल कर ले तो शादी की तारीख रख लेते हैं। जब मैंने खड़ी होकर पास ये अल्फाज सुने तो मेरे दिल की तमाम शमएं रोशन हो गईं। मेरा ख्याल था कि इस ऐलान के बाद रशीद मुझसे ज़रूर हम कलाम होगा, क्योंकि वो तनाज़ा जो बड़ों में था ख़त्म हो गया था और अब भी मैं इसके घर बतौर मेहमान मौजूद थी। मेरा ख्याल था वो मौका मिलते ही मेरे पास आएगा, मुबारकबाद देगा और मैं शर्मा जाऊंगी, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। अगले दिन बाबा जान ने शहर वापस चलने का कहा तो अम्मी जान ने रुकते सफ़र बांध लिया और हम गांव से शहर आ गए। मेरे दिल की बात दिल में रह गई। हम लोग लाहौर में रहते थे और रशीद भी यहीं पढ़ा था। इत्तेफाक से 2 छुट्टियाँ हुई, वो हमारे घर आ गया, क्योंकि ताया अब्बू ने इसे ताकीद की थी कि छुट्टी के दिन ज़रूर चचा सफ्तर के घर जाए। मैं समझी कि वो नहीं आएगा, लेकिन वो आ गया। मेरी खुशी की सूखी कलियां फिर से ताज़ा हो गईं, जैसे तेज़ धूप में अचानक बादल आ जाएं, बरखा बरस जाए। मुझे यकीन था कि वो मुझसे ज़रूर हम कलाम होगा और हमें एक दूसरे को समझने में आसानी होगी, मगर ऐसा ना हुआ। वो छुट्टी पर हमारे घर आता, मगर बग़ैर मुझसे बात किए चला जाता। इसने कभी तन्हाई में भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि मैं इसके सामने नाश्ता बना के रखती, वो सिर्फ़ ये शुक्रिया कह देता था। अम्मी बाबा से बातें करती। दोपहर को खाना खा के बाबा जान कमरे में आराम करते, इनसे बातें करता रहता। वो बाकी घर वालों से भी बहुत कम बात करता था। इसके इस तरह के रवैये को मैं समझ ना पाई। इतवार के एक दिन वो हॉस्टल से आया तो मैं घर में थी। बाबा जान के एक करीबी दोस्त का लड़का छत से गिरकर इंतकाल कर गया था। इत्तला मिली तो वो अम्मी के हमरा इनके घर चले गए। घर में मेरी बहन मौजूद थी, जबकि भाई भी बाहर गए हुए थे। इसने उधर उधर देखा, कोई दिखाई न दिया तो मुझसे मुखातिब हुआ, आयमा ये सब लोग कहाँ हैं? इंतकाल में गए हैं, मैंने जवाब दिया। लेकिन मैं तो मौजूद हूँ, क्या आपको नज़र नहीं आ रही? बैठिए, नाश्ता बना के लाती हूँ, तब तक अम्मी और बाबा जान आ जाएंगे। मैं नाश्ता करके आ रहा हूँ, इसने जवाब दिया। फिर बोला, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। कहो। मैं हमा तन गोश हो गई, मगर दिल धड़कने लगा जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। देखो आयमा, तुम मुझे गलत मत समझना, तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं जानता हूँ। इससे भी बढ़ के मेरी चचा ज़ाद हो। जानता हूँ कि पाकीज़ा माहौल में पली हो। ये भी सोचता हूँ कि शायद मंगेतर होने के नाते मुझसे मोहब्बत भी करती हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत एक तरफ़ा है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इसके इन अल्फाजों ने जैसे मेरे दिल का शीशा तोड़ दिया हो। मैंने बमुश्किल कहा, लेकिन हमारी शादी का फ़ैसला मेरा नहीं, बुज़ुर्गों का है, और इस रिश्ते के सबब सारे इकट्ठे हुए हैं। अब इसमें किसी की मोहब्बत का कोई अमल दखल हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस फ़ैसले को बदलना हमारे बुज़ुर्गों की मर्ज़ी पे मुनहसर है।
یہ صحیح ہے میں اپنے منگیتر سے برسوں سے محبت کر رہی ہوں اور مجھے اللہ پر یقین ہے کہ ضرور ایک دن میں تمہیں پا لوں گی۔ اللہ نے میری محبت کی لاج رکھ لی ہے۔ دیکھو ایما، اس نے پھر کہا، جس طرح تم مجھ سے محبت کرتی اس طرح میں بھی کسی سے محبت کرتا ہوں۔ تم خود سوچو، 8 سال سے زیادہ ہماری منگنی کو گزر چکے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، اتنے لمبے عرصے میں ایک بار بھی نہیں ملے، پھر بھی تم نے مجھے خیالوں میں بسا رکھا ہے۔ ادھر میں روز اس لڑکی سے ملتا ہوں، ہم روزانہ باتیں کرتے ہیں، ایک دن نہ ملے تو ہمارا برا دن ہوتا ہے۔ آئمہ، تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، خاندان کی بھی اچھی ہو، تمہاری شادی تو کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، مگر وہ لڑکی جس سے میں نے شادی کا وعدہ کیا ہے وہ ایک معذور لڑکی ہے، اس کے ساتھ کوئی شادی پہ تیار نہیں ہوگا۔ مجھے اس لڑکی سے ملوا دو، جب تک دیکھوں گی نہیں میرے دل سے تمہارا خیال نہیں جائے گا، اور یہ خیال مجھے ہمیشہ تکلیف دیتا رہے گا۔ اگر ملنا چاہتی ہو تو ملوا دیتا ہوں، مگر ایک شرط پر، پھر تم خود اپنے والدین سے شادی سے انکار کر دے گا۔ اگر میں نے انکار کیا تو تمہارے والد دوبارہ میرے باپ سے روٹھ جائیں گے، اور دونوں بھائیوں میں جو مدت بعد جو جدائی ختم ہوئی تھی وہ پھر سے پڑ جائے گی۔ اس نے وعدے کے مطابق مجھے عظمیٰ سے ملوا دیا، مگر اس لڑکی سے ملاقات نے میری زندگی کی خوشیوں کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا۔ جب عظمیٰ سے ملی اسے دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ ایک انتہائی خوبصورت دبلی پتلی لڑکی جس کی عمر 22 سال تھی، وہ وہیل چیئر پہ بیٹھی تھی۔ 2 سال سے رشید اسے یونیورسٹی اپنی گاڑی میں لاتا اور لے جاتا تھا۔ یہ اس کی کلاس فیلو تھی جس کا باپ وفات پا چکا تھا اور کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ وہ لڑکی بیوہ ماں کا واحد سرمایہ تھی۔ پولیو کا شکار ہونے کی وجہ سے اس میں اتنی ہمت ہی نہ رہی تھی۔ وہ ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ اس طرح ماں بیٹی نے محنت کر کے زندگی کی گاڑی کو کھینچا اور عثمان نے تعلیم بھی جاری رکھی، یہاں تک کہ یونیورسٹی پہنچ گئی۔ خصوصی اجازت سے داخلہ ملا اور وہ اپنی کلاس کی ہونہار طالبہ تھی۔ اسکالرشپ میرٹ کی بنیاد پر اسے دیا جاتا تھا۔ عظمیٰ سے میں نے باتیں کی تو میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں تہیہ کر کے آئی تھی اس لڑکی کو ایسی کراری سنا کے آؤں گی کہ عمر بھر یاد رکھے گی اور میرے منگیتر کا فوراً پیچھا چھوڑ دے گی، لیکن اس سے ملنے کے بعد میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ میں کراری سنانے کی بجائے محبت اور نرمی سے بات کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ اسے یہ بھی نہ بتایا کہ میں رشید کی منگیتر ہوں۔ میں نے سوچا اگر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو میں ان دونوں کے درمیان دیوار بن کے کیسے خوشی پا سکوں گی؟ میں رشید کو پا کر بھی نہ پا سکی۔ میں نے اگر اس کا راستہ کھوٹا نہ کیا تو شاید پھر سے اسے پا لوں۔ بہرحال عظمیٰ سے ملنے کے بعد میں نے اپنی والدہ کو بتا دیا مجھے رشید سے شادی منظور نہیں ہے، اس کے سوا خاندان یا خاندان سے باہر جس کے ساتھ آپ چاہیں میری شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ والدین نے لاکھ پوچھا آخر اس انکار کی وجہ کیا ہے۔ میں نے وجہ نہ بتائی، تب انہوں نے میری شادی پھپھو کے دوسرے بیٹے سے کر دی اور میں اس پہ راضی ہو گئی۔ گرچہ بہت دل رویا، مگر والدین کی خوشی مجھے منظور تھی، لہٰذا میں نے یہ کڑوا گھونٹ پی لیا۔ رشید کو اس کی خوشی پوری کرنے کا موقع مل گیا اور تایا نے بھی اس پہ دباؤ نہ ڈالا، کیونکہ انکار اس کی طرف سے نہیں بلکہ میری طرف سے ہوا تھا۔